गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था एक kWh है, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। इसके बाद विद्युत खपत जो है या विद्युत ऊर्जा का जो मान है उसे यूनिट में किस प्रकार से निकाला जाएगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है उसे आपको ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा को यूनिट में निकालने का सूत्र खर्च हुई विद्युत ऊर्जा खर्च हुई विद्युत ऊर्जा खर्च हुई विद्युत ऊर्जा को यूनिट में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा को यूनिट में निकालने का सूत्र। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या गुना युक्तियों की संख्या युक्तियों की संख्या बटे 1000। ये फॉर्मूला है जो विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में हम काम में लेते हैं। तो खपत की जो विद्युत ऊर्जा है उसको आपको यूनिट निकालने हो या उसकी kWh आपको निकालने हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या गुना युक्तियों की संख्या बटे 1000। इस फॉर्मूला से आप दिए गए यूनिट या उसकी विद्युत खपत को ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रश्न है, समझ में आ जाएगा आपको। आप उस प्रश्न को लिख लें, क्वेश्चन लिखें, आप लिखिएगा। दो बल्ब हैं, दो बल्ब 100 वाट के हैं, 100 वाट के प्रतिदिन 2 बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग में आते हैं। उपयोग में आते हैं 2 बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग में आते हैं। तो उपयोग में आते हैं तो एक महीने कोष्ठक में 30 दिन लिख लेना। एक महीने कोष्ठक में 30 दिन में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा ये है। तो देखिएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसमें ध्यान दें। हमारे पास फॉर्मूला है वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या गुना युक्तियों की संख्या बटे 1000। तो देखो कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं, तो युक्तियां की संख्या तो हो गई 2। कितने वाट के हैं, 100 वाट के, तो क्या लिखेंगे हम 100 वाट की जगह पर क्या लिख देंगे 100, जितने वाट का है। घंटा का मतलब देख लो आप कितने घंटे काम में आ रहा है वो उपकरण, कितने घंटे आ रहा है 8, तो 100 गुना 8 गुना दिनों की संख्या कितने आ गए, एक महीने में कोष्ठक में
30 दिन दे रखे हैं तो गुना 30 गुना युक्तियों की संख्या। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें आप, युक्तियों की संख्या से मतलब है कितने उपकरण लग रहे हैं, तो कितने बल में है ना 2, तो यहाँ गुना 2 कर देंगे हम बटे 1000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 गुना कर लीजिएगा ऊपर से 2 3 6 और 6 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 यूनिट आ जाएगा। तो एक महीने में ये दोनों बल्ब 48 यूनिट विद्युत व्यय करेंगे, विद्युत का खर्चा बना देंगे। विद्युत जो खर्च होगी वो होगी 48 यूनिट इन 2 महीनों में, सॉरी 1 महीने में 2 बल्बों के द्वारा। तो इस तरह से आप इन्हें निकालेंगे। ये ध्यान रखना आपको, इसी तरह से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं और उस पर डायरेक्ट आप सूत्र रख दीजिएगा, वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या गुना युक्तियों की संख्या बटे 1000। इसमें जो युक्ति दे रखी है उसके स्थान पर तो हमने 2 लिख दिया क्योंकि बल्बों की संख्या 2 है। दिनों की संख्या उसने दी है 1 महीना जिसको उसमें 30 दिन का है तो 30 दिन लिख दिया। वाट की जगह पर वाट का मान, घंटे की जगह पर घंटे का मान, जितने घंटे वो उपयोग में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, आगे ध्यान दें आप, देखिएगा अगला एक क्वेश्चन और है। एक छात्रावास में एक छात्रावास में 10 कमरे हैं। एक छात्रावास में कितने हैं 10 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में प्रत्येक कमरे में 100 वाट का एक बल्ब 100 वाट का एक बल्ब तथा 200 वाट की 200 वाट का एक पंखा लगा हुआ है। 200 वाट का एक पंखा लगा हुआ है। वाट की एक ट्यूबलाइट लिख लीजिएगा। 200 वाट की एक ट्यूबलाइट लगी हुई है। 200 वाट की एक ट्यूबलाइट लगी हुई है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे और यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे और ट्यूबलाइट प्रतिदिन 5 घंटे और ट्यूबलाइट प्रतिदिन 3 घंटे उपयोग में आती है तो 30 दिन का यूनिट खर्चा ज्ञात करें। यदि एक यूनिट का खर्चा यदि एक यूनिट का खर्चा 4 रुपए है तो यदि एक यूनिट का खर्चा 4 रुपए है तो 30 दिन का विद्युत खर्च भी विद्युत व्यय का खर्च
या 30 दिन का विद्युत व्यय भी ज्ञात करें। तो 30 दिन का विद्युत व्यय भी ज्ञात करें। ये आ गया आपका ये प्रश्न है। अब आप देखिएगा यहाँ दो उपकरण दे रखे हैं और दोनों अलग अलग वाट के हैं, ये ध्यान रखने को। यदि एक ही वाट के होते तब तो हम एक में ही कर लेते और युक्तियों की संख्या 2 है तो 2 लिख देते, गुणा में 3 है तो 3 लिख देते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है कि यहाँ उपकरण दोनों ही अलग अलग हैं और अलग अलग वाट के लिए रखे हैं। तो आप पहले बल्ब का विद्युत खर्च निकाल लीजिएगा। तो हम लिखेंगे पहले बल्ब में विद्युत यूनिट लिख लो, यूनिट बल्ब में यूनिट खर्चा, यूनिट खर्चा। तो वही फॉर्मूला आपके पास, तो वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या गुना युक्तियों की संख्या, वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या गुना युक्तियों की संख्या युक्तियों की संख्या बटे 1000। देखो कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का है, कितने घंटे का हमारा है, 100 वाट का बल्ब है तो कितने घंटे का हमारा, प्रतिदिन 5 घंटे। तो 5 100 इंटू 5 इंटू दिनों की संख्या 30 दिन के लिए कह रहा है। युक्तियों की संख्या कितने कमरे हैं भाई, 10 कमरे, और प्रत्येक कमरे में एक बल्ब है तो कितने बल्ब हो गए पूरे छात्रावास में, 10 नहीं हो गए भाई। एक कमरे में एक बल्ब तो 10 कमरे में कितने हो गए, 10 बल्ब। तो युक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 10 बटे 1000। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गए ना। अब लिख देखिए आप 5 का गुना 15 5 300 होगा तो 15 और 15 गुना 10 आ जाएगा तो 150 यूनिट तो ये आ गया। तो बल्ब ने तो एक महीने में कितने यूनिट बनाई, 150 यूनिट बनाई। ऐसे ट्यूबलाइट का निकाल लो आप। ट्यूबलाइट का यूनिट खर्च, यूनिट खर्च, ट्यूबलाइट का यूनिट खर्च वाट गुना घंटा गुना दिनों की संख्या गुना युक्तियों की संख्या। युक्तियों की संख्या बटे 1000। कितने वाट का ट्यूबलाइट है भाई, 200 वाट का ट्यूबलाइट है तो वाट की जगह पे 200 आ जाएगा। गुना कितने घंटे का हमारा है, ट्यूबलाइट प्रतिदिन 3 घंटे, 3 दिनों की संख्या 30 युक्त 30 में भी 10 हो गई भाई। एक कमरे में एक ट्यूबलाइट तो 10 कमरों में 10 ट्यूबलाइट हो गई, बटे 1000 बटे 1000। 1 2 3 1 2 3 3 गुना 3 9 9 गुना 20 180 180 यूनिट। 3 का गुना 3 से करेंगे तो 3 9 9 का गुना 20 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 180 यूनिट आ गया। अब टोटल यूनिट कितनी हो गई, कुल यूनिट खर्च, छात्रावास का कुल यूनिट खर्च कितना हो गया, छात्रावास का कुल यूनिट खर्च भाई 150 यूनिट तो बल्ब से और 180 यूनिट किससे खर्च हुई है, ट्यूबलाइट से। तो 150 प्लस 180 कितने हो गए भाई, 330 यूनिट। 330 यूनिट टोटल बने हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि एक यूनिट का खर्च यदि 4 रुपए है तो 30 दिन का विद्युत खर्च पूछ रहा है आपसे, कैसे निकालेंगे आप, देखो आप, चूंकि एक यूनिट का खर्चा 4 रुपए है, इसलिए 330 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, गुना कर दो 4 से। 330 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, 330 गुना 4 0
4 दिया 12 हासिल 1, 12 और 1 13, 1320 रुपए का खर्चा आएगा। कितने का? 330 यूनिट का। 330 यूनिट का। यदि 1 यूनिट का दर जो है खर्चा जो है 4 रुपए है तो 30 दिन का खर्च कितना जाएगा? 1320 रुपए। इस प्रकार से आपको इनको कैलकुलेट करना है और ऐसे आप अपने घरों का विद्युत खर्च याद कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं और इन फॉर्मूलों के माध्यम से ही आप अपने घरों का विद्युत खर्च भी नोटेट कर सकते हो। यदि आपको अपने घरों में जो विद्युत मीटर लगा हुआ है उस विद्युत मीटर की सहायता से आप उनके यूनिट का खर्चा देख लीजिएगा और पर यूनिट का खर्चा आपको पता हो तो आप कैलकुलेट करके खुद भी अपने घर का विद्युत खर्च इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक प्रश्न था। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और इसमें दे रखा है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। एक प्रश्न और है इसमें क्वेश्चन के रूप में दे रहा है, लिखे आप 8। अच्छा, किसी बल्ब को 220 वोल्ट के किसी बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से किसी बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? बल्ब की शक्ति कितनी होगी? देखिए बच्चों, सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया है उसमें ये देखिएगा, आपको देख क्या रखा है उसमें। किसी बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया है, इसका मतलब उसने विभवांतर का मान दिया है आपका 220 वोल्ट। फिर कह रहा है उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर, इसका मतलब उसने आई का मान दे दिया कितना? 0.5 एम्पियर। शक्ति P पूछ रहा है आपसे, आपको ज्ञात है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था शक्ति के जो फॉर्मूले थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था P बराबर होता है DI। तो 220 इंटू 0.5 को आप 1/2 में लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे कैलकुलेट कर लो आप। इस तरह से जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मान है वो आ जाएगा 110 वाट। एक दशमलव लग जाएगा जीरो के बाद, 1100 वाट आएगा तो एक पॉइंट छोड़कर दशमलव लगा देंगे, एक जीरो को छोड़कर तो 110 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो उससे बल्ब की जो शक्ति होगी वो 110 वाट होगी। इस तरह से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इस अध्याय को 2 भागों में बांटा है। एक तो विद्युत धारा वाला टॉपिक है, एक है विद्युत धारा का। अब जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा चुंबक से संबंधित टॉपिक है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आप इस अध्याय का अगला रूप है, ये अगला एक पॉइंट है अच्छे से समझने से, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? एक वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड।
वैज्ञानिक का नाम है ऑरस्टेड। ऑरस्टेड जो थे इन्होंने 1820 में, कब 1820 में एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया और उस चालक तार में धारा का प्रवाह किया। जब किसी चालक तार में ऑरस्टेड ने चालक तार लिया और चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो उन्होंने क्या देखा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। जैसे चुंबक कार्य करता है, चुंबक में अपना व्यवहार होता है, समान जो ध्रुव होते हैं उनमें आपस में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आपस में आकर्षण, उस तरह से चालक तार भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। कब, जब चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर वह चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसके लिए ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक चालक तार को बैटरी से जोड़ दिया, कुंजी से जोड़ दिया, धारा नियंत्रक से जोड़ दिया और उसके पास एक चुंबकीय सुई रख दी, कंपास सुई, चुंबकीय सुई, विक्षेपित सुई। और जैसे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करके देखा तो चुंबकीय सुई में विक्षेप जो आता है उसके आधार पर ये नोटेट किया गया और उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। तो पहले तो आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, लिख लें इसमें थोड़ा सा, उसके बाद आप इसके प्रयोग को पढ़ेंगे। तो अभी तो आप हेडिंग डालें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने भी आपको बताया क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के कारण वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते तो चालक तार में चुंबक के गुण नहीं आते। क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित की गई है और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण वह चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहां लिखेंगे हम, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक तार चुंबक की भांति या चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये तो हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। अभी मैंने बताया था सन 1820 में
ने मैंने अभी आपको बताया एक प्रयोग किया, ऑरेस्टेड ने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाया गया या प्रदर्शित किया गया। 1820 में ऑरेस्टेड ने एक प्रयोग द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को एक प्रयोग द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया। एक प्रयोग द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया। प्रयोग निम्न प्रकार है। यह प्रयोग निम्न प्रकार है। सन 1820 में ऑरेस्टेड जो थे उन्होंने प्रयोग के द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया था और वो प्रयोग जो है निम्न प्रकार से है। पहले आप यहाँ तक इसे उतारो, उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे, समझेंगे प्रयोग को, क्योंकि आपको 3 चित्र बनाने हैं, उनके आधार पर ही फिर हम उस प्रयोग को समझ पाएंगे। ठीक है, ये चालक तार है, कोई PQ नाम दे देते हैं इसको हम। PQ ये पॉजिटिव नेगेटिव कुंजी के, ये धारा नियंत्रक RH। इसके नजदीक यहाँ नीचे चुंबकीय सुई को रखा ऑरेस्टेड ने, ऐसे एक चुंबकीय सुई को रख दिया। ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई को रख दिया। ये उसका उत्तरी ध्रुव था और ये उसका दक्षिणी ध्रुव था। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, इस विद्युत परिपथ को जो उन्होंने बनाया इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगा देता, यहाँ पर ये खुली है, अगर इसे बंद कर देता तो ये विद्युत धारा का प्रवाह होता, लेकिन अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं उसके नीचे यहां पर लिख देता हूं चित्र A। ये तो चित्र A था। जब इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ तो आप ध्यान दें, जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो चालक तार में क्या चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह होगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? नहीं होगा ना भाई। ऑरेस्टेड के अनुसार क्या कहता है ऑरेस्टेड, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर ही वह चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, जब विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा तो क्या चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखने की बात है, आप यहाँ इसे समझें कि चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो चुंबक की तरह भी व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको मैं तो उसने ऐसे सिद्ध किया कि जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो विक्षेपित सुई, इसे विक्षेपित सुई या चुंबकीय सुई कहते हैं, इसमें कोई प्रभाव या कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। ठीक है,
फिर उन्होंने चित्र बी बनाया, ऐसे ही चित्र बी। इसमें उन्होंने क्या किया, ध्यान दें, ये सेम एक ही चित्र था, विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया तो बी बन गया। देखिएगा ये धारा नियंत्रक RH, यहां चालक तार ये PQ ले लिया, PQ पॉजिटिव नेगेटिव K RH। देखिएगा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना, देखो आप चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो देखो यहाँ पॉइंट लगा के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। विद्युत धारा का जब प्रवाह होगा तो चालक तार में भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिससे विक्षेप आएगा, और विक्षेप की जो सुई है वो अपनी निश्चित दिशा में विक्षेप प्रदर्शित करती है। ऐसे ये विक्षेप की सुई हो गई, और इस विक्षेप की सुई में विक्षेप की जो दिशा है वो क्लियर हो जाती है। ये विक्षेप की सुई इस तरह से आएगी, यहाँ इसको आप डॉट रेड से ऐसे दर्शा सकते हैं, और जो चुंबकीय सुई है वो इस तरह से विक्षेप दिखाई दिया। ये वाला जो पॉइंट होगा वो N भाग को दर्शाएगा, उत्तरी पोल को दर्शाएगा, और ये वाला भाग S पोल को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से उसमें विक्षेप की दिशा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो ओरेस्टेड महोदय थे उन्होंने क्या किया, परिपथ में धारा की दिशा को बदल दिया, और फिर देखा उन्होंने कि धारा की दिशा को बदले। अब तो पॉजिटिव ये साइड था, ये नेगेटिव साइड था, तो धारा की दिशा ऐसे थी, तो उन्होंने सोचा कि धारा को बदल के देखते हैं क्या विक्षेपित जो सुई है या चुंबकीय जो सुई है उसमें कुछ परिवर्तन होता है क्या। तो उनका परिवर्तन जैसे उन्होंने किया, तो ये तो हो गया चित्र A और B, और यहाँ उन्होंने बनाया चित्र C। चित्र C बनाया, C में उन्होंने क्या किया, देखिएगा इसको पॉजिटिव को उन्होंने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव वाले सिरे पे रख दिया, ऐसे। यहाँ अब धारा की दिशा ही चेंज हो जाएगी, अब धारा की दिशा ऐसे जाएगी, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब देखिएगा इसके पास है, इसके नीचे रखी हुई है चुंबकीय सुई थी, उसमें विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। पहले जो विक्षेप था उसके जस्ट विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा, ऐसे आएगा। ये वाला भाग तो N पोल को दर्शाएगा, ये वाला भाग S पोल को दर्शाएगा। जब धारा की दिशा ये वाला पॉजिटिव से रहा है और यहाँ ये वाला नेगेटिव कर दिया, यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ ये पॉजिटिव कर दिया, तो इसको चेंज करते ही धारा की दिशा ही बदल जाती है, और धारा की दिशा बदलते ही चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा में बदल जाती है। तो यही आपको उस प्रयोग में लिखना है, उसे समझाना है। तो ओरेस्टेड के प्रयोग है ये तीनों ही, तो आप लिखेंगे यहाँ नीचे। पहले तो आप इन चित्रों को बनाएंगे, चित्र बनाकर चित्र A, B और C इसके अकॉर्डिंग जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा यहाँ आप नीचे लिखेंगे, देखिए ओरेस्टेड का प्रयोग आप यहाँ लिखेंगे चित्र। देखो पहले हम चित्र A की व्याख्या करेंगे, फिर B की व्याख्या करेंगे, फिर C की व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम चुंबकीय प्रभाव जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ चित्र A के अनुसार, चित्र A के अनुसार क्या किया है A में, जब चालक तार में धारा का प्रवाह नहीं होता है, देख लो आप धारा का प्रवाह करवाया जा रहा है क्या, नहीं करवाया जा रहा। धारा का प्रभाव नहीं होगा तो चालक तार में तो धारा का प्रभाव ही नहीं होगा, और जब चालक तार में धारा का प्रभाव नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो विक्षेप सुई जो है उसमें भी किसी प्रकार का कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो आप लिखेंगे चित्र A के अनुसार, जब चालक तार में कोई धारा नहीं बहती, जब चालक तार में विद्युत धारा
का प्रभाव नहीं होता है, जब चालक तार में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता, कोई विक्षेप नहीं आता, है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है। अब आप लिखेंगे चित्र V के अनुसार, अब आप ध्यान दें, चित्र V में जब धारा का प्रवाह होगा तो धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चालक तार के चारों, जिसके कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होगा। चित्र B के अनुसार लिखो आप, जब चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जब चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। अब आप नीचे लिखेंगे चित्र C के अनुसार, देखिए बच्चों, आपने चित्र C में क्या किया है, पहले आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले की तुलना में अब आपने चित्र C में क्या किया, धारा की दिशा को बदल दिया है। जब धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय सुई में जब विक्षेप आता है तो उसकी दिशा भी बदल जाएगी, ये ध्यान रखने की बात है। तो चित्र C में आप लिखेंगे, यदि धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है या विपरीत कर दी जाती है, ऐसे लिखो चित्र C के अनुसार, जब चालक तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाती है,
दिशा विपरीत कर दी जाती है तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप की दिशा पहले से विपरीत होती है, पहले से विपरीत प्राप्त होती है। ये ऑरस्टेड का प्रयोग था जिसके आधार पर उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाया या स्पष्ट किया। पहला इस तीनों की व्याख्या कर लो, चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी। चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी, इन तीनों के आधार पर उन्होंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रस्तुत किया था। अब हम इसके बारे में थोड़ी व्याख्या करेंगे बाद में। अब ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार में धारा का प्रभाव होने पर चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा। यदि धारा की दिशा बदल दी जाती है तो क्या होगा, धारा की दिशा बदलने पर जो विक्षेप आएगा, विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। अर्थात ये हुआ कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रभाव करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक जो चालक तार है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ये ही आपका ऑरस्टेड का प्रयोग है, समझने का है। तो आपने इसे अच्छे से पढ़ा, ध्यान देना। आपको अब अगली कक्षा में, नेक्स्ट कक्षा में अगले जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित कुछ नियम हैं उन्हें समझाएंगे। धन्यवाद।